जी सवाल ये पूछा गया था कि जी पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को अगर हम आखिर में ले जाएं तो क्या बनेगा हमारा। बहरहाल मैं आप लोगों को एक बात सीधी तरीके से बता दूं कि अगर आप गौर करें ना पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को आके जो पास पेपर्स है ना, आप जरा उसको काइंडली जाके देखें तो आपको आइडिया होगा कि जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कोई आपसे वो नहीं पूछ रहा होता कि आप बताएं फलां महीने या फलां दिन कौन सा इवेंट हुआ और आप जी उसको बता रहे हैं जी उस दिन ये हुआ कोई कोई फलस्तीन का मसला चल रहा है तो आप उसको बता रहे हैं कि जी उस महीने इतनी डेथ हुई और जी इस महीने इतनी डेथ हुई। आप इस तरह की चीजें नहीं बता रहे होते। आप आपको जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं ना पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में वो उन्होंने बड़े होलिस्टिक वे में पूछे होते हैं कि जी बताएं ये पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है इसका क्या सोल्यूशन है, इंटरनेशनल लेवल पे बताएं, रीजनल लेवल पे बताएं या नेशनल लेवल पे बताएं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे होते हैं उन्होंने। वो आपने कोई उनको एग्जामिनर कोई आपसे हर रोज हर दिन की डिटेल नहीं पूछ रहा होता। और यकीन मानिए जब आखिरी टाइम आएगा तो आप जब देखेंगे ना पास वो रिसर्च आर्टिकल जब आपके साथ शेयर होंगे या आप इर्द गिर्द भी देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ सीसेस के ग्रुप्स होते हैं, वो इतने लंबे लंबे आर्टिकल्स लोगों ने शेयर किए होते हैं 20-25 पेजेस का। वही आर्टिकल ही असल में आप लोगों का सोल्यूशन होते हैं। तो अगर आप फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे अगर आप फर्ज करें अक्टूबर नवंबर पे ये अगर कॉन्फ्लिक्ट है वो हीटेड अप हो जाता है और आप कोई भी इसका रेलेवेंट आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो उस लंबे से आर्टिकल में ऑलरेडी सारा आंसर ड्रेस किया होता है, उसमें सारे सॉल्यूशन दिया होता है, उसमें उन्होंने हिस्ट्री बताई होती है, उसमें उन्होंने बताया होता है कि जी ये मसला क्यों क्रिएट हुआ, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, हर चीज एक रिसर्च आर्टिकल में परफेक्ट तरीके से बताई होती है। और मैं आपको आज एक गोल्डन डे बता दूं, और ये आप मैं अब हवाओं में बातें नहीं कर रही। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर इन नियर पेर। मैं सीसस के प्रोग्राम को वहाँ हैंडल कर रही हूँ और जो भी वहाँ पे सेशंस कंडक्ट होते हैं या असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती हैं, सो आई एम डूइंग वर्क देयर एज वेल। और सिविल सर्वेंट से मेरा पर्सनली भी इंटरेक्शन होता रहता है। और मेरी इवन फ्रेंड बहुत क्लोज फ्रेंड ने जो है सीसस क्वालिफाई किया, तो मैं आप लोगों को उनकी ही सारी बातें बता रही हूँ कि यकीन माने कि उन्होंने कोई भी ये न्यूज़पेपर हर रोज नहीं पढ़ा, उन्होंने आर्टिकल्स नहीं पढ़े कि जी वो हर रोज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हर रोज उसका डेटा लिख रहे हैं। ऐसा तो आप देखें इस महीने के एंड तक आपके पास तो इतना मोटा रजिस्टर हो जाएगा। आपको क्या लगता है पेपर से एक दिन पहले वो चीजें आपके दिमाग में होती हैं? वो तो राइट अप्रोच है ही नहीं। वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं, एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं, एक रिसर्च आर्टिकल में एक अच्छा सा ऐसा रिसर्च आर्टिकल ढूंढते हैं जो कि एक इशू की हर डोमेन को कवर कर रहा हो, और उसी में से ही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं, उसी में से जो है वो हेडिंग्स लेते हैं और वो जो है वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। वो उनकी तैयारी ऐसे होती है, तभी तो वो स्टैंड आउट करते हैं। और जो दूसरे वाले बच्चे होते हैं वो हर रोज जो है आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, इतना डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं आखिरी टाइम पे पेपर में, क्योंकि अपने आप को इतना ओवरवेलम किया होता है। आपको पता है आपका पेपर जो है, आपके एक दिन में दो दो पेपर होंगे, 3 3 आवर्स आप मुसलसल लिख रहे होंगे, मतलब 6 आवर्स। उसमें आपको इतनी होश नहीं होती कि आप खाना खा सकें। आप जो हैं सर दर्द आपको अलग लगी होती है, टेंशन आपको अलग होती है। अभी रिसेंटली मैंने कंडक्ट करवा रही थी, वहाँ पे सेशन हुआ था नियर पेयर में ऑनलाइन, ऐसे जैसे मैं अभी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, किसी साइकोलॉजिस्ट को उन्होंने बुलाया हुआ था। तो वहां पे लिटरली एक लड़की ने जो है वो रोना शुरू कर दिया था, वो इतनी स्ट्रेस थी, हालांकि उसकी तैयारी भी थी। तो उसको बार बार लग रहा था कि उसके नोट सही नहीं बने। मतलब इस तरह की आपकी जो है ना मेंटल स्टेट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे और बहुत कम भी नहीं पढ़ेंगे, दरमियाना पढ़ेंगे, आप निकल जाएंगे। और जो मेरी तरह के बच्चे होते हैं जो बस पढ़ते रहते हैं, उनका सीरियस क्लियर होता ही नहीं। क्योंकि मैं बता दूं ये एग्जाम बड़ा एक अजीब सा है, मतलब इसमें लोग अक्सर सीसस को इंटेलेक्ट से मिला रहे होते हैं। अब जो लोग मुझे फेसबुक पे मेरे साथ एडिड है या फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं वहाँ पे काफी ब्लंट हूँ, और अब ऑब्वियसली आप लोगों ने मेरी तरह वहाँ पे ब्लंट नहीं बनना। वो तो खैर मेरा एक अलग से पर्सनल एक वो है, पेज है, एक प्रोफाइल है जहाँ पे मैं चीजें शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन सीएसएस की जो तैयारी है वो जो है डायरेक्शनल अप्रोच उसमें होनी चाहिए। रेलेवेंट पढ़ें और चीजों को लिखें और इवेल्युएट करवाएं, ये है असल में थीसिस की तैयारी। ये नहीं कि आप अभी से जी 12 12 13 13 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दें, आपकी एनर्जी आखिरी टाइम पे खत्म हो जाएगी।
आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा होगा, जब आपको पढ़ना चाहिए तब आप पढ़ ही नहीं रहे होंगे। तो अभी जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है इसके मुताबिक तो आप लोगों को जो असल काम जो है वो है जीएसए को प्रिपेयर करना। तो अभी वो अगर आप लोगों ने किया हुआ है, जीएसए को आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं साइंस पोर्शन को, तो फिर आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी आप दाएं बाएं इधर उधर हो रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ है। और जहां तक रही बात ऐसे की, मैं आपको बता दूं, ऐसे का जो काम है ना, वो मैं आप लोगों को जो पैराफ्रेजिंग का जो काम दे रही हूँ, मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, वो ही ऐसे की तैयारी हो रही है। अगर आपको वो आर्ट आ गया है कि आप चीजों को अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, तो आप यकीन मानिए प्रेसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसी में भी यही होता है कि पैराग्राफ आपको दिया होता है, आपने उसको जो है समराइज करना होता है, वन यानी वन थर्ड पे उसको लाना होता है आपने, ठीक है। तो उस जो पैराफ्रेजिंग के काम से आप वो वाला काम भी कर रहे हैं, प्रेसी की भी तैयारी हो रही है। वो जो आपको मैंने वोकैबुलरी वाला काम दिया है वो भी आपकी प्रेसी की तैयारी हो रही है, क्योंकि आपका बीच में एमपीटी का एग्जाम भी आएगा और उसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना वो काफी मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करेंगे, तो हम एमपीटी भी क्लियर करेंगे ना, क्योंकि हर साल उसका लेवल जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है एमपीटी का। तो और आपके साथ जो है जो ऐसे की जहां तक रही बात, वो आउटलाइंस जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं वो काफी हेल्पफुल है। वो क्वालिफायर की आउटलाइंस है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो पैटर्न आपको वहां से पता चल गया। बैक एंड पे जब आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, ये जो आप अभी स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, उसमें आप इतनी चीजें आपने लिखनी है, अभी आपको अंदाजा ही नहीं है। तो वो आपके फुल फ्लैश जो है वो नोट्स बनेंगे। तो उसमें से आप कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे, वो आप ऐसे में यूज करेंगे। ऐसे की कोई होलिस्टिक तैयारी नहीं होती है कि आपको कोई बुक दे दे और आपने वो रट लेनी है। जितने के 12 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं, चलिए ऐसे को निकालें, इस्लामिक स्टडीज को नहीं, इस्लामिक स्टडीज भी आप कहीं ना कहीं उसमें उसके भी आर्गुमेंट्स आप लिख ही लेते हैं बीच में। ऐसे को निकाल के जो 11 के 11 सब्जेक्ट्स हैं उसका डेटा आप कहीं ना कहीं अपने ऐसे में इंकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। उस टाइम आपको कोई होश नहीं होती है, जब आपके सामने जब आपका पहला पेपर जब ऐसे का होता है, आपके दिमाग में इतना नॉलेज होता है, इतना नॉलेज होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप इसमें इसमें से क्या लिखें और क्या ना लिखें। तो आप उसकी फिक्र करना ना छोड़ दें कि क्या बनेगा हमारा। असल फोकस आपका, ऐसे को अगर आपकी बहुत टेंशन हो रही है तो आप सबसे पहले तो वो आउटलाइंस देखें, उसमें अगर आपको मसला आता है तो मैं आपको फर्दर एड्रेस करूंगी कि अब ये आपका मसला यहाँ पर है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देख रहे और बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो उसमें तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूंगी। पहला काम है कि आप वो वीडियोस देखें, उसमें अगर मसला आ रहा है फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि जी अब इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। लेकिन मैंने हाल से मैंने वहां पे अभी 2 आउटलाइंस शेयर की हैं, और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइंस हैं टू बी ऑनेस्ट। और कहीं यकीन मानिए मैंने लिटरली लोगों को देखा है, मेरी फ्रेंड थी, उसे मैंने टेक्निक सीखी थी, काश मुझे भी पहले पता चल जाती। उसने क्या किया था, उसने आखिरी टाइम पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैंने वही आपको टेक्निक्स बता रही हूँ, आखिरी टाइम पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके उन्होंने सर्च किया गूगल पे, उससे रेलिवेंट पीडीएफ्स निकाले, और वो पीडीएफ्स में से डेटा निकाला और वो उसे अपने नोट्स में डाला, ठीक है। और वही नोट्स में जो उसने डाला था समराइज्ड फॉर्म में, ये नहीं कि पूरा पूरा पीडीएफ ही उसने कॉपी करना शुरू कर दिया अपने नोट्स में, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी वो डाल दी, उस पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो अपने नोट्स में डाल दिए। और वही उसने जो है अपने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में किया, ठीक है। और वो उसका क्लियर भी हो गया, उसका क्लियर है, वो इस टाइम उसमें है, पोस्टर में गई है वो। तो कहने का मतलब ये है कि लोग इस तरीके से टेक्निक से चल रहे होते हैं, और एक मेरी तरह के लोग होते हैं जो रोज का काम रोज हाँ करते हैं हम, लेकिन हम गलत डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं। जैसे मुझे मेरे साथ क्या ब्लंडर हुआ, यही हुआ कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जीएसए पे फोकस करती और बाकी चीजों को थोड़ा सा साइड पे रखती और इतना ज्यादा अपने आप को ओवरवेल्म ना करती नॉलेज से, ना मैं रिसर्च आर्टिकल्स पहले दिन ही पढ़ना शुरू करती, तो आज मेरी कंडीशन मतलब आज मैंने क्लियर किया होना था। तो कहने का मतलब है कि जो मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ आप लोग क्यों करना चाह रहे हैं, क्या आखिर टाइम पे आप लोगों से चीजें मैनेज ही ना हो। असल काम वो है स्टैंड आउट, जो करता है एग्जाम में वो करता है जिसके नोट्स जो है ना मुख्तसर बने होते हैं और टू द पॉइंट और रेलेवेंट नोट्स होते हैं। आपको पता है कि उनके कितने वो नोट्स होते हैं जो उन्होंने क्लियर किया होता है, उनके आखिरी टाइम पे 10-12 नोट्स होते हैं, 10-12 पेजेस के नोट्स होते हैं। उसमें उन्होंने पूरा एक सब्जेक्ट उसमें उन्होंने लिखा होता है, और वही वो उन्होंने बार बार याद किया होता है, वही वो उसको आंसर के अकॉर्डिंग दाएं बाएं फिट करके आ जाते हैं।
ये है गाइस सीएसएस। अब आप मुझे खुद बताएं इसमें कहाँ, इसमें कहीं इंटेलेक्ट है? इसमें कहीं इंटेलेक्ट नहीं आता। इस एग्जाम में इंटेलेक्ट वो होता है जो फ्री थिंकिंग होती है, जो एक बंदा डिस्कशन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली सीएसएस में फ्री थिंकिंग भी नहीं है। आप कुछ चीजें नहीं लिख सकते एग्जाम में। ठीक है, आपको वही लिखनी है जो आपके, जो आपका ये जो आप ये कह लें जो पीटीवी पे बातें होती हैं, आपने वो लिखनी है। दाएं बाएं आपने कोई इतना क्रिटिसिज्म नहीं करना है। ठीक है, अपनी ना मिलिट्री पे ना एस्टेब्लिशमेंट पे। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो आपने ख्याल, आपने जिनका रखना होता है। बाकी आप अपनी तैयारी जो है ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी? है किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की, तो ये इसमें तो इसकी मेमोराइजेशन बहुत मुश्किल होती है, तो ये किस तरह याद करेंगे? क्योंकि बहुत एग्जैक्ट ज्यादा होती है जी जी, एग्जाम। आप पर्टिकुलरली किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स की जब आपने बात की है तो मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ। ऐसे की, ठीक है। देखें देखें, अब ये सवाल आ गया ना कि आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी याद नहीं होते हैं, तो आप लोग अभी से पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स का आप शुरू कर देंगे। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि जो क्वालिफायर्स होते हैं, मुझे पता है, मैं लिंक्ड हूँ क्वालिफायर्स के साथ। आप उनकी वीडियोस देखेंगे, वो इतने फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी वीडियोस में डाले होते हैं। ऑब्वियसली उन्हें डालने होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिसिटी भी करनी है, उन्होंने जो है ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन भी डालना है स्टूडेंट पे। और वो तो अपने कहीं बैठे आराम से बैठ के वो कई स्लाइड्स बनाते हैं आप लोगों के लिए, वो बड़ा आसान होता है काम करना। लेकिन एग्जाम में वो सारा लिखना, वो उन्होंने खुद भी नहीं लिखा होता अपने एग्जाम में। उन्होंने खुद भी बड़ी सिंपल सी चीजें लिखी होती हैं, इतना किसी को भी याद नहीं होता। पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, ठीक है। अब आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात। यही तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे होगा, देखिए। अब जैसे साइंस का पोर्शन है, इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपने याद करनी है, ये भूलेंगी आपको। तो इसको मैंने आपको यही बताया कि आप ये करें कि हफ्ते में कोई आप एक दिन रख लें या 2 दिन रख लें, सैटरडे संडे रख लें। उसमें वो रखें आप चीजों को रिवाइज करने के लिए, कि मैंने इसमें रिवाइज करना है। अगर आप हर रोज न्यू से न्यू डेटा लिख रहे हैं अपने नोट्स में, लेकिन पिछला आप रिवाइज नहीं कर रहे ना, तो वो आपको फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपके अपना है कि आप कोई दिन मुख्तस करें। और जब आप मुसलसल रिवाइज कर रहे हो, हफ्ते में एक दफा पिछला सारा काम रिवाइज करें, फिर अगला स्टार्ट करें। तो फिर जब आखिरी टाइम आएगा, जब जनवरी फरवरी का महीना होगा, तो वो काफी हद तक चीजें आपके माइंड में होंगी, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और वो जो ऐसे वगैरह के बारे में आप बात करें, मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि वो जब आप आखिरी टाइम पे बनाएंगे ना नोट्स पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के, उसी में से आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो ये नहीं कि पाकिस्तान अफेयर्स के लिए अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, करंट अफेयर्स के अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, ऐसे नहीं होगा। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप एक जगह पे यूज कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, आप वही फैक्ट्स एंड फिगर्स दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज करेंगे। और वही फैक्ट्स एंड फिगर्स, वही एग्जांपल्स आप ऐसे में भी यूज कर रहे होंगे। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि ये मैंने कैसे लेके चलना है। ये एक दिन में आपको भी समझ आएगी भी नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस चीज में जा भी नहीं रही। लेकिन राइट नाउ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे अब जीएसए का मैंने आप लोगों को कहा है, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है। अब जो फरवरी, 1 फरवरी से जिन्होंने फॉलो करना शुरू किया, अब देखिए फरवरी में चले आप लगा ले 4 वीक्स आए मिसाल के तौर पे, सैटरडे संडे, उसमें आपने 4 दफा उस चीज को रिवाइज किया जो आपने एक हफ्ते में काम किया, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चीजें आपके माइंड में होंगी। ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो ये तो कांस्टेंट रिवीजन है जो आपने करनी है, तभी जो है वो आप स्टैंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप पे प्रेशर भी बनेगा। अब आगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इस्लामिक स्टडीज, तो उसमें भी फिर आप लोगों को चीजें याद करनी है। तो ये क्रैमिंग तक का तो इसमें काम है, मैं आपको बता दूं। तो ये है कि आप अपने नोट्स पहले बनाएं, अच्छे वाले नोट्स बनाएं, फिर उनको मुख्तसर करें। और वो मुख्तसर नोट्स को, वो मुख्तसर नोट्स आपके आखिरी टाइम पे कुछ सफ़ों पे आ जाते हैं, उन्हीं को ही आपने उठते बैठते जो है ना तावीज बना के ना, वो आपने बस उसको खोल के जो है ना पीना होता है।
ये नहीं होता कि वो आप पूरी पूरी वो लंबे लंबे नोट्स आप पढ़ रहे होते हैं। उसी को आपने समराइज करना है, वो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे और वही शॉर्ट नोट्स आपने पेपर में लिखने हैं। तो वो मैनेज करना उस तरह से आसान हो जाता है। जी जी, डू यू हैव एनी वीडियो ऑन सब्जेक्ट सिलेक्शन? देखिए मैंने ना अभी मैं इस पे बनाऊंगी। अभी हम कंपल्सरी की तरफ हैं तो इसलिए मैंने अभी उस तरफ गई नहीं हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन की वीडियो की तरफ। तो वो मैं बना दूंगी वीडियो, फिर आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों ने कैसे सब्जेक्ट्स को चूज करना है। अभी राइट नाउ आपका फोकस जीएसए एंड साइंस इस्लामिक स्टडीज पे होना चाहिए इस महीने और अगले महीने। ये सब्जेक्ट्स तो आपको आने चाहिए। मैथ्स का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हर रोज आप 4 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। तो खुद ब खुद जो है वो आपको काफी हद तक चीजें आना शुरू हो जाएगी। ये सीएसएस जो है, इसमें आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है, रोज का काम रोज नहीं करे, फर्ज करें आपने आज बहुत अच्छा पढ़ा, आगे आपसे पढ़ा नहीं गया, ठीक है, तो फिर तो आपकी कोई तैयारी नहीं होगी। आज आपने मेरी बिल्कुल सारी बातों पे अमल किया, एक हफ्ते आप सो गए, आपने कहा नहीं है मैं अगले हफ्ते कर लूंगा। इस तरह नहीं इसकी तैयारी होती, रोज का काम रोज करना होता है। चाहे कुछ घंटे दें, मैं 12 13 घंटे कभी भी नहीं कह रही, टाइम मुख्तस कर लें कि जी मैंने सीएसएस के लिए अपने पूरे दिन में से 3 घंटे निकालने हैं या 2 घंटे निकालने हैं। वो उसमें आप उसको फोकस करें और बाकी सारा टाइम जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं आप वो करें। ठीक है, ये इसका जो है तरीकेकार होता है। हाँ हाँ हाँ। देखिए एकेडमी का सिबरा ये है कि मैं बता रही हूँ, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो कहीं बाहर जाके उसको एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने वाला तो पढ़ता है। और एक बच्चा वो होता है वो कहता है नहीं मैं खुद ही करूंगा सब कुछ, मैं किसी के साथ नहीं पढ़ सकता। अभी आपका अपना है कि आपका किस तरह का मिजाज है। और मैं अभी आपको बात बता दूं, पहले दिन जब आप अकेडमी में जाएंगे वो इतना नॉलेज बम्बार्ड करेंगे आप पे कि आपने कहना ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो अब बात फिर वही आगे कि एकेडमी में जाना अच्छा भी होता है और नहीं भी अच्छा होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ओ माय गॉड इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, हालांकि इतना जरूरत होती नहीं है। क्योंकि वहां पे एक टीचर आता है वो इतना नॉलेज बम्बार्ड करता है, वो सब तो आपने सीएसएस के एग्जाम में नहीं लिखना होता ना, याद होता है। तो कुछ लोग होते हैं वो 1 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो फिर उनको जब समझ आ जाती है कि एग्जाम क्या है, वो फिर खुद ही घर में बैठ के तैयारी करते रहते हैं। एंड आई थिंक जो मैं गाइड कर रही हूँ उसे बढ़ के कोई गाइड करने वाला होगा भी नहीं, क्योंकि ये सारी मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ जो अकेडमी वालों ने भी बतानी है। लेकिन बहरहाल जो आपने आपको बेहतर लगता है आप वो रास्ता अडॉप्ट करें। मैम आई हैव नेट इश्यूज एंड कांट वॉइस। My question is that there is an easy way for us to understand the types of essays. देखिए ऐसे की टाइप से ज्यादा ना मैंने भी ऐसे टाइप्स क्रैम की थी। मैंने क्लासेस ली थी क्वालिफायर्स की, ठीक है। तो अब मुझे लगता है टाइप से ज्यादा ना आपको स्टेटमेंट्स की समझ बूझ होनी चाहिए। कम से कम आपने अपने हाथ से 20 25 जो है ना एसेस की आपने आउटलाइंस गुजारी हो। जब आपने खुद से गुजारी हो ना 20 25 एसेस की आउटलाइन, तो आपको टाइप्स वगैरह के चक्करों में वो आपको टाइप्स खुद ही समझ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप वो स्पेसिफिक वो पढ़ना शुरू कर देना, वो जो ग्रामेटिकल टर्म्स होती हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है, टमकाना ऐसे क्या है, फलां क्या है, वो आपसे एग्जामिनर ने तो नहीं पूछना होता पता है ऐसे की कौन सी टाइप्स हैं। लेकिन जो ऐसे की टाइप्स आपने अपने हाथ से गुजारी होंगी, जैसे फर्ज करें आपने ये कोई लास्ट ईयर का आपने पास पेपर का क्वेश्चन निकाला, उसमें से आपने एसेस की आउटलाइंस को खुद से लिखा है, किसी से इवेल्युएट कराया है, तो ही आपको समझ आएंगी ये टाइप्स। वैसे नहीं आपको समझ आनी, खुद से आप करेंगे फिर आपको पता चलेगा। Should we focus on individual teachers online? हाँ हाँ अच्छा, जो इंडिविजुअल टीचर्स ऑनलाइन की बात है, मैं आपको बता दूं कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो आपकी स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको हर रोज बता रहे हैं बेटा अब आप ये कर लो, बेटा आज आप ये पढ़ लो, ये काम उन्होंने नहीं करना, वो आपको स्लाइड्स देंगे। ठीक है, उसमें से नॉलेज को आपने यूज कैसे करना है, पेपर में कैसे लिखना है, ये आपका जो है वो अपनी सेल्फ स्टडी में आ जाएगा। ठीक है, अकेडमीज होती हैं दे वो वैल्यूएट भी करती हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, वैल्यूएशन भी मैटर करती है, नो डाउट इन सीएसएस। लेकिन ये है कि एक ट्रैक आपने खुद अपने लिए डिसाइड करना कि कौन सा आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई वैल्यूएशन नहीं कराई होती, उनका क्लियर हो जाता है, और कई होते हैं उन्होंने वैल्यूएशन कराई होती है, वैल्यूएशन कुछ
कुछ अपने काम की वैल्यूएशन करवाने के बाद उनको आइडिया हो जाता है बेसिकली कि इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो खुद ही उस ट्रैक को फॉलो करते हैं और क्लियर कर जाते हैं। खुद से आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आपने किसी टीचर को दिखाएं ना दिखाएं। लिख आप हाथ से चीजें जब तक गुजारेंगे नहीं ना, लिखेंगे नहीं, आपकी तैयारी नहीं होगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैंने तो आप लोगों को बड़े सिंपल वे में मैंने आप लोगों को तैयारी करने का वे बताया, उससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं, और वो यही है कि आप पास पेपर क्वेश्चंस को देखें और सिलेबस को देखें। कंसिस्टेंट रहने का तरीका देखें, ये है कि आपकी कोई ना कोई मोटिवेशन होगी जिसकी वजह से आप इसमें आई हैं, सीएसएस की तैयारी में आई हैं। उस मोटिवेशन को आपने सुबह दोपहर शाम याद करना है। अगर आपकी मोटिवेशन ये है कि यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है, तो आपके जो है आप सुबह दोपहर शाम ये सोचेंगे कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। ठीक है, तो आप सोचेंगे वो, और आपकी मुसलसल आपकी मोटिवेशन रहेगी। और अगर आप जो है नहीं सोचेंगी तो फिर आप कंसिस्टेंट भी नहीं रहेंगी, फिर आप कहेंगे छोड़ो परे इसको, मैं क्यों आ गई। यू आर वेलकम सिब्रा। कोई ना कोई आप लोगों के पास ऐसा गोल होगा, यकीनन। ठीक है, वो गोल आपने हमेशा सुबह दोपहर शाम अपने माइंड में रखना है कि आप इस मनहूस चीज में क्यों घुसे हैं। ठीक है, स्टार्टेड वर्किंग ऑन जीएस एंड आल्सो डाउनलोडेड, ठीक है, बिग बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आपको क्या, आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा? आपने जीएसए में काम करना शुरू किया है तो आपको अंडरस्टैंड प्रॉपरली क्या नहीं हो रहा, प्लीज इसको जरा डिस्क्राइब करें। गाइस, आप में से कितने लोगों ने मेरी ये पास पेपर्स की वीडियोस देखी? मैंने दो दो पास पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ मैंने शेयर किए हैं। कितने लोगों ने देखी है वो वीडियो? उसमें मैंने आप लोगों को एक एक चीज बताई है कि आपने कैसे आंसर लिखना है। अब ऑब्वियसली वो मैं लेक्चर तो दे नहीं रही जीएसए का जो मैं आपको अंदरूनी चीजें जाके सिखाऊं। देखिए मैम, बेसिक मैथ्स एंड साइंस पोर्शन देखिए, मैथ्स का मैंने आपको बताया है ये मैथ्स का। अच्छा, मैं अब आप लोगों को वो नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि कई मैं आपको बता दूं ऑन दी अदर साइड के कई लोग ऐसे हैं जिनका मैथ्स कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उनका जो है ना क्लियर हो गया एग्जाम सीएसएस, ये मैं भी आपको बता दूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात इससे नहीं बताना चाह रही, क्योंकि हमने ये एग्जाम कोई वो नहीं होता, कोई बैचलर वाला एग्जाम है कि जी आपने सीजीपीए लेना है, ये वो आपने स्टैंड आउट करना होता है ना, मतलब एक एक मार्क्स का कंपटीशन होता है। ठीक है, तो अब ये है कि आपको मैंने मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है बार बार कि कोई एक बुक ले लें, किप्स की ले लें आप, या मियां शफीक साहब की ले लें, उसमें मैथ्स का पोर्शन है, पहली बात ये। उसको फिर आप क्या करें, पास पेपर के क्वेश्चन को आप पहले देखें, पास पेपर के क्वेश्चन को आप गूगल पे सर्च कर लें भाई कि ये इसका क्या सोल्यूशन है, तो गूगल आपको सोल्यूशन बता देता है। ठीक है, पूरा सोर्ट सोर्ट क्वेश्चन जो है गूगल पे अवेलेबल है मैथ्स के। ठीक है, उसके बाद जो है ना, मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता सवाल आ रहे हैं चैट पे, मैं बस जरा इन साहब को मैं एड्रेस कर दूं जो मैं वो पूछ रहे थे। देखिए, इंडिया बिक्स वेबसाइट मैंने आपको बताई है, उससे अब मैंने जैसे फर्स्ट करें कोई रेशियो का क्वेश्चन है, उससे मिलते जुलते कोई 3 क्वेश्चन जो पास पेपर में आए हैं वो उस वेबसाइट पे जाके आप जो है अपने हाथ से गुजार लें। वो सामने उन्होंने एक एक चीज उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है स्टेप बाय स्टेप उन वेबसाइट्स पे कि ये कैसे जो है इसका आंसर ये निकला है। ठीक है, पास पेपर्स के क्वेश्चंस को भी आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे ना तो उसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी सॉफ्ट पास पेपर्स भी मिल रहे होते हैं, उसपे भी सोल्यूशन होता है। उससे बढ़ के आपको वो ये नहीं कि आपने अब किताबें पढ़ना शुरू कर देनी है बैचलर में जैसे आप लोग करते हैं कि जी पूरी पूरी बुक कर रहे हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में लोग पढ़ते हैं कैलकुलस पढ़ते हैं, वो वाली हरकतें नहीं करनी आप लोगों ने। ये सिंपल 6 7 8 क्लास का मैथ्स आपको अगर आता है ना, सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपका मैथ्स का पोर्शन हो जाता है। और आप खुद देखें, आप 2016 से लेके 2020, ये अभी ये 2024 के भी ऐड हो जाएंगे पास पेपर्स, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहे होते हैं, सिर्फ नंबरिंग चेंज होती है। वो पैटर्न होता है, वो पैटर्न तो हर साल ही आ रहा होता है।
तो वो बस हाथ से आप लोगों ने गुजारने हैं, प्रैक्टिस करना है। जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, एफएससी में मैथ्स किया होता है, आप लोगों ने मैट्रिक में मैथ्स किया होता है, वो उसी तरह ही करना है आप लोगों ने इसको। आप लोगों ने वो इतना क्यों इसे डर रहे हैं आप? साइंस का क्या है, साइंस की कोई बुक पकड़ लें, पास पेपर निकालें, वो देखें भी ये पास पेपर में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके बुक में लिखा होता है जो रेफरेंस बुक है, ठीक है, उसका आपने रटा मारना है और आपने क्या करना है। अच्छा जी, अब आते हैं जी बाकी क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं आप लोगों को इसी ज्यादा इसलिए मैं पढ़ा तो नहीं रही, जब मैं जीएसए का कोर्स स्टार्ट करूंगी तो वो फिर और चीज है, उस पर मैं आप लोगों को बहुत डेप्थ में जाके बताऊंगी। तो अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपके पास रिसोर्सेज है आपने उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। मैम इसमें फर्स्ट सेमिनार रिगार्डिंग सीएसएस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फैसल रहमान साहब, आप एडिड है मेरे ग्रुप में, उसमें मैंने रोड मैप बताया हुआ है, वो आपने फॉलो करना है। मैं आज फिर दोबारा शेयर कर दूंगी आपके लिए, उसमें मैंने हर रोज मैं शेयर करती हूँ रोड मैप, उसमें मैंने अलग से लिंक दिया होता है, आपने वो वाली वीडियो देखनी है जाके, ठीक है। मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे फिर दोबारा। मैं व्हाट डज बीएस इंग्लिश प्लेज रोल। भी देखिए, बीएस इंग्लिश अगर आपने किया हुआ है तो अच्छा है, आपकी इंग्लिश अच्छी होती है बाकी लोगों से, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ये रोल है भाई। फैसल रहमान, क्या आपने सुना, क्या डिफिकल्ट है? आई एम सीरियसली थैंकफुल फॉर योर एफर्ट्स। आप सिद्रा अभी 2024 में अपियर हो रही हैं? बेस्ट फ्रॉम दिस व्हाट पीपल डू व्हाट दे ग्रैब। सिब्रा, ये मैं बता दूं आपको, दो बुक्स से ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, और दो बुक्स पे पूरा पूरा कोई नहीं पढ़ता। ये जो कह रहे होते हैं ना क्वालिफायर्स, ये हमने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, आपको लगता है कि उन्होंने सारी बुक्स पढ़ी होंगी, नहीं, उसमें से उन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले होते हैं। अपने पास पेपर्स को देख रहे होते हैं वो लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, उसमें से फिर वो निकालते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो अपने नोट्स में डालते हैं, फिर कहते हैं हमने इतनी बुक्स पढ़ ली हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइड मी हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन। जी ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फैसल रहमान, बल्कि मैं हर रोज ही शेयर कर रही होती हूँ। वो इतनी प्लेलिस्ट की लिंक्स हैं, उसमें रोड मैप है, रोड मैप के नाम से मैंने किया होता है शेयर, तो आप वो प्लीज देख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपने पेयर नहीं होना सिब्रा, अगर आपने नेक्स्ट ईयर पेयर होना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए सिमरन, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अगर ये करना ना कि अभी देखेंगे और फिर मैं 2026 में देख लूंगी, तो फिर वो देखने वाला कभी टाइम नहीं आता, फिर वो मेरे वाला ही हाल होगा आपका कि फिर ओवर एज हो जाएंगी आप। तो फिर बेस्ट मैं आपको ये हाल बताऊंगी कि अगर आपने 2025 में अगर अगर देना है ना, एग्जाम देना है, तो फिर आप तैयारी करें जैसे करनी चाहिए, और 2025 में आप अपेयर हो हर हाल में, ठीक है। आप अपेयर हो और फिर आपको पता चलेगा एग्जाम क्या है, वरना आप इधर उधर लोगों से आप सुनती रहेंगी, खुद से वो अपनी अटेम्प्ट अवेल नहीं करेंगी, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये एग्जाम क्या है। आप 2025 में अपेयर हो, आपके पास और भी चांसेस होंगे, तो गॉड फॉरबिड कोई मसला होता है तो फिर आप क्या कर सकती हैं, आपके पास दो अटेम्प्ट और होंगी, तो फिर आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगी और तैयारी करेंगी। लेकिन अगर आप अपेयर ही नहीं होंगी और तैयारी करती रहेंगी, तो आपको अपने आप को आप एग्जामिन नहीं कर सकेंगी कि आप किधर स्टैंड कर रही हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें और फिर अपेयर हो, और फिर कोई खुदा ना खासा मसला होता है तो फिर वो अलग बात है। लेकिन जब भी गाइस आप लोग अपेयर हो तो सिर्फ टाइम पास के लिए प्लीज अपेयर ना हो एग्जाम में, तैयारी के साथ अपेयर हो, ठीक है। फिर मजा है एग्जाम का, वरना कोई फायदा नहीं है, फिर आप इसको छोड़े और फिर कोई और चीज की तरफ आए, ठीक है। अच्छा, ये इस मीटिंग के रह गए हैं जी 6 मिनट्स, तो इस 6 मिनट्स में आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ लीजिएगा, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। 6 मिनट्स हैं गाइस, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सवाल मैं चैट पे नहीं कर सकती थी बिकॉज समझ ना आता, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस पे आके ही कर दूं। जी जी पूछें। तो मैं 2026 मैं इसलिए कह रही थी कि अगर मुझे लगा कि मैं 2025 में नहीं इतनी अच्छी प्रिपेयर हूँ, मैं नहीं कर सकती, तो मैं हम्म। अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं जाया करूंगी, कि बिकॉज अगर मैं 2025 में जब दूंगी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उस वक्त मैं होंगी 26 की, लाइक दिस जून आई विल बी 25, एंड इन ठीक है। 2026 आई विल बी 20, हाँ,
एंड इन 2026 आई विल बी 27। तो अगर मेरी वो अटेम्प्ट भी फेल हो जाती है तो उसके बाद मेरे पास 2 अटेम्प्ट होंगे। लेकिन अगर मैं 2025 में दे देती हूँ तो फिर मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचेंगी और 4 साल का अरसा बचेगा जिसमें मैं पेपर्स दे सकती हूँ। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मैं 2025 में ठीक से प्रिपेयर नहीं हूँ तो फिर मैं 2025 में प्रिपेयर ना हूँ, 26 में प्रिपेयर हो जाऊँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू से अबाउट इट? सही है। मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि एक साल बहुत ज्यादा होता है, यकीन मानो। आपकी और कोई है, आप कोई और कोई एक्टिविटी आपकी कोई है? एक्टिविटीज ऑल अबाउट सोशल वर्क एंड टीचिंग, एजुकेशन रिलेटेड ही सारा काम चलता रहता है ठीक है, मेरा। तो इसके फिर अलावा कुछ आई आई पर्सनली बिलीव कि आपका कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। 1 ईयर बहुत है, यकीन मानिए, बहुत ज्यादा है। एक साल इसको सीसस को एक्सटेंड करेंगे तो फिर मेरे वाला हाल होगा। मैं भी इन्हीं अटेम्प्ट्स के चक्कर में रही, तो वो तैयारी कभी भी आपकी पूरी होती नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आखिरी टाइम तक बच्चे कह रहे होते हैं हमें कुछ नहीं आता, हमें सब भूल गया है। वो अपनी अटेम्प्ट जो है ना स्किप कर देते हैं, कहते हैं हम अगले साल अपेयर होंगे। अगले साल फिर उनके यही मसले होते हैं, अभी भी याद नहीं हो रहा, कुछ भी याद नहीं हो रहा, क्या करें। तो अनफॉर्चुनेटली एग्जाम ऐसा ही है कि आप लोग जब भी बैठेंगे ना, आपको यही लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं है। तो इसलिए अगर आपने अपेयर होना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 2025 में अपेयर हो। फेब्रुअरी, आपको पता है जो क्वालिफायर्स है वो लिटरली या जुलाई में तैयारी स्टार्ट करते हैं या सितंबर अगस्त में। कैन यू बिलीव दिस? आपके पास तो इतना ज्यादा टाइम है। यू गाइज हैव 1 ईयर। तो अगर आप इस तरफ आना चाह रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि मेरे पास अभी और अटेम्प्ट्स पड़ी हैं। आप हर अटेम्प्ट को अपनी आखिरी अटेम्प्ट समझ के दें और प्रॉपर तरीके से तैयारी से दें। यही है। मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगी कि आप 2026 में जाएं। आप बल्कि ये सोचिए ना कि मेरी तैयारी होगी नहीं, तब तक आपकी मेरी तैयारी हुई होगी और मैंने बैठना है, फिर आपका आपका क्लियर होगा। लेकिन अगर आप ये सोचती रहेंगी कि मैं मेरे पास तो अभी अगला साल भी पड़ा है, तो वो तैयारी नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। आगे आप जो हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। अगर आपके पास, हाँ, अभी आपने पेयर होना होता, फर्स्ट करें आपके पास 2 से 3 वीक्स होते, तो फिर मैं आपको कहती नहीं भी, अपनी आप स्किप कर दो। लेकिन 1 ईयर इज मोर देन इनफ, बिलीव मी, बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है सिब्रा, ठीक है, यू वेलकम। जी फैसल रहमान मैम, इज एनी बेनिफिट ऑफ माई इंजीनियरिंग नॉलेज? आपका बेनिफिट ये होगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका मैथ्स अच्छा होगा। दूसरा ये कि आई एम नॉट श्योर कि आपने कोई डिबेटिंग सोसाइटी के आप पार्ट बने हैं कभी अपनी लाइफ में, क्योंकि वो लोग भी कर जाते हैं क्लियर मोस्टली, क्योंकि पहले से ही चीजें पढ़ रहे होते हैं वो। आप हैं, चलें, गुड है। फिर आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होगा, आपके लिए भी एक साल बहुत ज्यादा होगा। हाँ ठीक है। आप हेड रहे हैं तो आपने चीजें पढ़ी होंगी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के। आप डिबेटिंग सोसाइटी में तो आप यही चीजें कर रहे होते हैं। तो आपके लिए तो आसानी होगी करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो बिल्कुल ही इन टच नहीं रहते इन चीजों से, तो उनके लिए मुश्किल होता है इसको करना। तो आपने तो पहली चीजें की होंगी। आपको मैथ्स, आपको हेल्प देगा मैथ्स वाला पोर्शन स्पेसिफिकली। और ऑब्वियसली आपने सोसाइटी को हेड किया है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है ये चीज। जी लास्ट 2 मिनट्स, कोई और है सवाल पूछने वाला? और कोई सवाल नहीं है किसी का भी? यू आर वेलकम फैसल रहमान। गाइस मैं आप लोगों को बार बार कह दूं कि मैं हर रोज आप लोगों के साथ FAQs वाली पोस्ट शेयर कर रही होती हूँ, उसमें लिंक्स शेयर्ड होते हैं। ठीक है, कि मैंने जो वीडियो बनाती हूँ मैं वो प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ। ठीक है, तो वो आप लोग देखते रहा करें। वो कोई हार्डली, मोस्टली तो वो 15 मिनट्स तक होती हैं। आप हर रोज अगर एक वीडियो भी देखेंगे तो आपके सवाल खुद ही ड्रेस होते जाएंगे। ये वाले आपको कोई मसला ही नहीं रहेगा। फिर बाकी तो आपने फिर अपने रिसोर्सेज से तैयारी करनी है। जी जी सिब्रा, इंशाल्लाह आई विल कीप गाइडिंग यू गाइस। मैं हर रोज जो है न्यू वीडियो बनाती हूँ, उसको मैं प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब पे बनाई हुई है, वो मैं वीडियो उन प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग उसको अपने कन्वीनियंट टाइम पे आप लोग देख लें। और ऑब्वियसली मैं उसमें बार बार वही चीजें एड्रेस कर रही होती हूँ जो क्वेश्चन एस्पायरेंट्स के मोस्टली होते हैं, तो वो काफी चीजें वहां पे एड्रेस हो जाती हैं। अभी जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बता दूं, GSA के मैंने 2 फुल फ्लैश आप लोगों के साथ क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं, आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे एक क्वेश्चन जो है आपने लिखना होता है पेपर में। तो वो 2 क्वेश्चन, अब
वो दो क्वेश्चन देखकर ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आंसर आप लोगों ने देना है। बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरवेलम ना करें, ठीक है गाइस। बस हर रोज 2 से 3 घंटे भी आप देते रहे, मोर देन इनफ है। और इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एस दिस। अब मीटिंग भी खत्म होने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।